स्टूडेंट, मैं सुरजीत जाखड़। आज हम लोग अपने नए वीडियो के साथ आए हैं। आज हमारे जो टॉपिक रहेंगे वो हम पहले पढ़ेंगे हिस्टेरियसिस लोब, जो हमने पढ़ा था। ध्यान से सुनिएगा वो क्या होता है, मैं आपको एग्जैक्ट उसका मतलब समझाऊंगा। हिस्टेरियसिस लोब होता क्या है, बिल्कुल किताब के अंदर से कैसे होता है। देखिएगा, हमारे टॉपिक का नाम है हिस्टेरियसिस लोब। तो स्टूडेंट, ये हिस्टेरियसिस लोब होता क्या है, किताब में क्या लिखा गया है। उन्होंने कहा हमारे पास ये हो गया, ठीक है ना, याद रखना ये है H और ये है हमारे पास हो जाएगा I। तो किताब के अंदर उसने लिखा हमारे पास एक ऐसा डायग्राम चलेगा U, फिर U, फिर डायग्राम नीचे से ऐसे, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। तो ये कहता है स्टूडेंट, ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, C हो गया, D हो गया। तो हमने ये कहा लेट द ग्राफ बिटवीन H एंड I। H मीन्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड, I मीन्स इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। H is taken across x axis and I is taken across y axis। ये तो आपको दिखाई दे रहा है, आपको ऐसा लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट आप कह रहे हैं कि जैसे हम लोग A से B की तरफ जाएंगे, अगर हम लोग A से B की तरफ जाएंगे ना, तो H और I दोनों हमारे पास इंक्रीज होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। देखिएगा, जब मैं A से B की तरफ जा रहा हूँ तो H और I दोनों बढ़ते जा रहे हैं। इस पॉइंट पे जाके दोनों मैक्सिमम हो गए, I और H। फिर हम B से C की तरफ आएंगे तो I और H दोनों कम होते जाएंगे, डिक्रीज होंगे। लेकिन जैसे मैं C पॉइंट पे पहुंचूंगा तो H तो 0 हो जाएगा, लेकिन I हैविंग सम वैल्यू दैट इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। ठीक है, तो रिटेंटिविटी क्या कहता है, एक ऐसी बेसिक प्रॉपर्टी जहां H तो 0 हो जाएगा लेकिन I हैविंग सम वैल्यू इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। फिर हम दोबारा चल पड़ेंगे आगे C to D। इट मींस H मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ता जा रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन I क्या होता जा रहा है, I कम होता जा रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब हमारे पास I कम हो रहा है, H हमारे पास बढ़ता जा रहा है। जैसे हम लोग D पे यहाँ पहुंचेंगे तो I क्या हो जाएगा, 0, बट H हैविंग सम वैल्यू दैट इज कॉल्ड कोर्सिविटी। आपको याद रखना है, मैं ये लिखने जा रहा हूँ, आपको याद रखना है। देखिएगा, लेट द ग्राफ बिटवीन, हमने ग्राफ ले लिया बिटवीन H एंड I, H और I के बीच में। द H इज टेकन अक्रॉस, H हमने किस तरफ लिया है, टेकन across x axis and y is taken across x axis, सॉरी, जो x हमने लिया x axis पर, y हमने, हमारे पास जो I था taken across y axis, हमने y axis पे ले लिया, याद रखना है। ठीक है ना। फिर आपको याद रखना है when moving from A to B, आपको याद रखना है when going from A to B। जब आप लोग A से B की तरफ जा रहे हो तो H and I, when going from A to B, then H and I both are increasing। दोनों क्या होते जा रहे हैं, दोनों बढ़ते जा रहे हैं। H और I इस तरफ जा रहे हो तो बढ़ते जा रहे हैं। एट पॉइंट B, B पॉइंट के ऊपर, एट पॉइंट B, I and H both having maximum value, both having मैक्सिमम वैल्यू। याद रखना आप लोगों को कि जब हम लोग A से B की तरफ इस तरफ चले जा रहे हैं तो I और S दोनों बढ़ते जा रहे हैं। जैसे हम B पर पहुंचेंगे तो I और S दोनों की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। उसके बाद ऑन मूविंग, जब हम लोग चले जा रहे हैं, या गोइंग लिखिए, ऑन गोइंग फ्रॉम, अब हम B से C की तरफ आ रहे हैं, फ्रॉम B to C। जब हम B से C की तरफ आ रहे हैं तो H और I दोनों कम हो रहे हैं, देन H and I both are decreasing, both are decreasing, दोनों कम होते जा रहे हैं I और H। जैसे हम इस तरफ आ रहे हैं, जैसे हम C पर पहुंचेंगे, एट पॉइंट C, एट पॉइंट C, इस C पॉइंट के ऊपर H क्या हो जाएगा, H बिकम 0, H बिकम 0, but I having some value, but I having some value, that property is called, that property is called, उसको मैं क्या नाम दूंगा, उसका नाम रहेगा रिटेंटिविटी। आपको याद रखना है। तो देखिएगा क्या किया मैंने, जब मैं A से B की तरफ जा रहा हूं तो I और S दोनों बढ़ते जा रहे हैं, B के ऊपर दोनों मैक्सिमम हो गए। जब B से C की तरफ आएंगे तो दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। जैसे C पर पहुंचे ना तो हमारे पास क्या होगा,
सी पर जो हम लोग पहुंचे तो हमारे पास एच 0 हो गया, लेकिन आई की कोई वैल्यू है। ये जो करव बचा ना, ये करव ओसी करव, इस ओसी करव का नाम हमारे पास होता है रिटेंटिविटी। करव ओसी इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। फिर आगे कहता है, अब हम लोग आगे चल पड़ते हैं। देखिए मैं इसको साफ कर रहा हूँ, थोड़ा सा आगे लिखूंगा मैं इसको आगे। अब आगे हमारे पास कहता है कि जैसे हम लोग मूव कर रहे हैं सी टू डी, अब हम लोग सी टू डी मूव कर रहे हैं एज गोइंग फ्रॉम सी टू डी। अगर हम सी से डी की तरफ चलेंगे देन देखिएगा आई डिक्रीज हो रहा है, लेकिन एच की वैल्यू अपोजिट साइड में बढ़ती जा रही है। तो याद रखना है देन आई गोज ऑन डिक्रीजिंग। आई हमारे पास क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। आई हमारे पास डिक्रीज हो रहा है, बट एच गोज ऑन इंक्रीजिंग। एच हमारे पास बढ़ता जा रहा है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, बट इन ऑपोजिट, उल्टी तरफ बढ़ता जा रहा है हमारे पास एच। देखिएगा एच हमारे पास उल्टी तरफ बढ़ता जा रहा है। एट पॉइंट डी, जैसे हम लोग डी पॉइंट पे पहुंचेंगे, एट पॉइंट डी यहां पहुंचेंगे तो आई बिकम 0, या ये 0 हो जाएगा। देन आई बिकम 0, आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, या बट एच हैविंग सम वैल्यू, बट एच हैविंग सम वैल्यू, लेकिन एच की कोई ना कोई वैल्यू होगी, बट एच हैविंग सम वैल्यू। दैट ओडी कर्व इज कॉल्ड, दैट ओडी कर्व, ये जो ओडी हमारे पास कर्व रहेगा ना, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, कर्व इज कॉल्ड, उसका नाम रहेगा हमारे पास कोर्सिविटी। क्या नाम रहेगा, उसको हम लोग कोर्सिविटी नाम देंगे, आपको याद रखना। अब यही ग्राफ उल्टा फिर चल पड़ेगा, फिर हम ओ से जाएंगे, मान लिया एम की तरफ, इधर जा रहे हैं। अब आई और एच उल्टी तरफ दोनों बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ जाके क्या हो जाएंगे मैक्सिमम। फिर हम एम से चलेंगे एन की तरफ, तो फिर क्या होगा हमारे पास वापस एच और आई दोनों घटने शुरू हो जाएंगे, डिक्रीज होंगे। जैसे आई पर पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा, एस तो 0 हो जाएगा, लेकिन आई हैविंग सम वैल्यू। सेम कंसेप्ट हमारे पास चलेगा, आपको याद रखना है। स्टूडेंट इसको हम लोग नाम देते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग हिस्टेरियसिस लूप, जो आपको याद रखना था, ध्यान रहेगा। अब आगे क्वेश्चन जो है, पहले मैं आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एक्सियल इक्वेटोरियल के बारे में बताऊंगा, आपको ध्यान से सुनना। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान से सुनेगा आप लोग। सुन देखिएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आखिर चीज क्या होती है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आप जानते हैं, पहले तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल। तो जैसे आप लोग जानते हैं डाई मीन्स दो, पोल मैंने किनारे, जिसके दो किनारे होते हैं उसको हम लोग डाइपोल बोलते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल हम लोग किसको बोलते हैं, डाई मीन्स दो और पोल मीन्स किनारे, जिसके दो किनारे हो। तो आप लोग जानते हैं हमारे पास कि ये हमारे पास क्या हो गया, ये नॉर्थ है और ये साउथ है हमारे पास, ठीक है ना। तो दो अलग अलग टर्मिनल है, दोनों इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट होते हैं। जो स्ट्रेंथ नॉर्थ की है वही स्ट्रेंथ साउथ की है, दोनों बराबर है, अपोजिट इनका नेचर है। और दोनों के बीच में कोई गैप भी होना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल। तो याद रखना है, इट इज द पेयर ऑफ, it is the pair of two equal but opposite pole, two equal but opposite pole are separated by some distance, are separated by some distance। ये क्या होता है, हमारे पास एक जोड़ा होता है, दो इक्वल बट अपोजिट का, दोनों बराबर है लेकिन अपोजिट, एक साउथ हो गया एक नॉर्थ हो गया, दोनों के बीच में गैप होना चाहिए, उसको मैं क्या नाम दूंगा, उसका नाम रहेगा हमारे पास डाइपोल। अब आ जाता है डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ध्यान से आप लोगों ने सुनना है। डाइपोल मोमेंट, तो देखिएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। देखिएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, आपको ध्यान से सुनना है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को पी से करते थे। अब आप जानते हैं डाइपोल मोमेंट के अंदर दोनों पोल बराबर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, आइदर पोल स्ट्रेंथ, आइदर पोल स्ट्रेंथ और मल्टीपल में डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है। आइदर मींस दोनों में से कोई एक पोल स्ट्रेंथ ले लो और डिस्टेंस बिटवीन देम हमारा हो जाएगा। तो आप जानते हैं कैपिटल एम से इसको डिनोट करते हैं, तो पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, स्मॉल एम, और डिस्टेंस बिटवीन देम मैंने क्या माना, 2a, याद रखना। अब इसकी यूनिट वगैरह हम लोग कैसे बढ़ाएंगे, आपको याद होगा हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि डाइपोल मोमेंट, अगर मैं सर्कुलर रिंग की बात करता हूं
एक तो डिपेंड करता है करंट पे और एक डिपेंड करता है एरिया पे। डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो मैग्नेट का होता है, अगर मैं सर्कुलर रिंग की बात करूं तो मैं यूनिट बनाने जा रहा हूं, इससे सिखाऊंगा मैं आपको यूनिट बनाना कैसे बनानी है। तो मैंने इनको इकट्ठा क्या लिखा, I इंटू ए, इसको मैंने लगा दिया के I इंटू ए। अगर के की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाती है तो m इज इक्वल टू आई इंटू ए। आपको याद रखना ये कंसेप्ट होगा। अगर मैं यहाँ से यूनिट बनाता हूँ तो यूनिट यहाँ से क्या बनेगी, m की, करंट की क्या हो जाएगी, एम्पियर, और इसकी क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। तो आपको याद रखना है। तो डाइपोल मोमेंट की जो हमारे पास यूनिट रहेगी ना, वो क्या रहेगी, हमारे पास रहेगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ से अगर मैं यहाँ से पोल स्ट्रेंथ की यूनिट निकालता हूँ स्मॉल m की, ये यूनिट किसकी आ गई, ये आ गई कैपिटल M की। ये डाइपोल मोमेंट की यूनिट आ गई, किसकी आ गई, डाइपोल मोमेंट की यूनिट आ गई हमारे पास। याद रहेगा, इस तरीके से हमने इसको डाइपोल मोमेंट की यूनिट को निकाला है। डाइपोल मोमेंट आई पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा। इकट्ठा मैंने लिखा आई इंटू ए, प्रोपोर्शनल को हटा के मैंने के लगाया, के हमारे पास कांस्टेंट 1 है, तो ये रिजल्ट आएगा। करंट की यूनिट एम्पियर, एरिया के मीटर स्क्वायर, तो मोमेंट बन जाएगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आएगा डाइपोल मोमेंट की यूनिट। अब स्मॉल m की यूनिट हम इसी से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखना आप लोगों ने। अगर यहीं से मैंने पोल स्ट्रेंथ की यूनिट बनानी है, क्या होगी, देखिएगा यहाँ से हमने अभी निकाला ये बड़ा रिजल्ट, m इज इक्वल टू, ये कैपिटल M इज इक्वल टू m इंटू 2, ये रिजल्ट था। अगर मैं स्मॉल m यहाँ से निकालता हूँ तो m बाई ये कहाँ चला जाएगा, डिवीजन में। अब डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है हमारे पास, अभी हमने निकाली है ये हो जाएगा एम्पियर और मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास लेंथ है, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो स्मॉल m की जो आपके पास यूनिट आएगी वो क्या आ जाएगी आपके पास, वो आपके पास आ जाएगी एम्पियर मीटर। ये आपको यूनिट याद रखनी है। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। याद रहेगा स्टूडेंट। ये हम लोग डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कैसे काम करता है। आज का हमारा ये टॉपिक था। अब नेक्स्ट जो वीडियो में लेके आऊंगा वहां मैं आपको एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन डिस्कस करूंगा। यहाँ एक्सियल इक्वेटोरियल कैसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कैसे होती है, वो सारे के सारे जो सेम कंसेप्ट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थे वो सारे के सारे मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर मैं डिस्कस करूंगा, मैग्नेटिज्म के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। जैसे वहां था एक्सियल लाइन, तो यहाँ भी एक्सियल लाइन आएगा। वहाँ इक्वेटोरियल, तो मैं यहाँ भी इक्वेटोरियल नाम दूंगा। वहाँ था इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, तो यहाँ रहेगा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मैं नाम दूंगा। ठीक है ना। एक छोटी सी दो बातें, मैं एक बात आपको मैं बता दूं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है वो आपको ध्यान से सुनना है। छोटी सी बात बता रहा हूँ, फिर हमारा कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक ठीक है। फील्ड मैंने कहा था किसी का इलाका होता है, भिखारियों का भी इलाका होता है जहां तक उनका इफेक्ट काम करता है। दूसरा हमारे पास अगर आप जंगल में जाओगे शेरों का भी इलाका होता है, कोई फिल्मों में गुंडे डॉन देखे होंगे उनका भी इलाका होता है। ऐसे मैग्नेट का भी इलाका, मान लिया ये मैग्नेट है, इसके पास मैं बाहर से दूसरी मैग्नेट लेके आ रहा हूँ, तो ये मैग्नेट इसको दूर से या तो अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी। जहां तक इसका इफेक्ट काम करेगा उसको मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बोलते हैं। तो आपको याद रखना है, जैसे ये कोई मैग्नेटिक फील्ड, ये इसका फील्ड है, ये कोई नॉर्थ है, ये इसका फील्ड है। अगर इसके पास हमारे पास कोई बाहर से मैग्नेटिक आ जाए, और ये नाम क्या होगा जो बाहर से आएगा, इसको बोलते हैं यूनिट टेस्ट पोल। क्या नाम रहेगा, यूनिट टेस्ट पोल। तो डेफिनेशन देखिएगा, आपको याद रखना है, इट इज द स्पेस और रीजन अराउंड ए मैग्नेटिक पोल। किसी मैग्नेटिक पोल के चारों तरफ का स्थान मैग्नेटिक पोल, वेयर अनदर, वहां कोई दूसरा, अनदर यूनिट टेस्ट पोल, यूनिट टेस्ट पोल विल एक्सपीरियंसेस सम फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन इट। देखिए क्या कहता है, जब मैं किसी यूनिट टेस्ट पोल को किसी दूसरे पोल के फील्ड के अंदर रखूंगा तो वहां एक फोर्स लगेगा, जहां तक उसका फोर्स इफेक्ट काम करेगा उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। आज के लिए हमारा इतना टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है ना। थैंक यू।